नमस्कार साथियों, मैं आपका करण सर। आज अपने एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक से इतिहास विषय का एक चैप्टर ले रहे हैं और ये रीड के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रीड में और कोई भी आपकी टीचर भर्ती आपकी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड उसके लिए महत्वपूर्ण है क्लास जो इतिहास विषय से प्रश्न आएंगे। तो इसमें अपने पहले चैप्टर की परिभाषा दी गई है ईयजकार। ये परिभाषा पूछी जाती है, ये परिभाषा किसकी है? तो देखिए मित्रों, ये परिभाषा किसकी है? ईयजकार क्या कहना चाहता है इसमें? इतिहास अतीत व वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है, यानी अतीत जो बीत गया और वर्तमान के मध्य एक अनवरत यानी लगातार चलता हुआ संवाद है। यह संवाद है आज की समाज, आज का जो समाज है और कल जो बीत गया कि समाज के मध्य हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्ण समझ सकते हैं। यानी आज का जो समाज है उसको अगर आपने समझना है तो आपको अतीत के समाज को समझना पड़ेगा। ये अनवरत चलता रहेगा। तो ये ईयजकार कहना चाहता है। और जैसे कार चलती रहती है उसी का संवाद भी चलता रहता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि कार जैसे चलती है तो वैसे ही संवाद चलता रहता है किसके बीच? अतीत और वर्तमान के बीच, और आज का जो समाज है और जो अतीत का समाज है उसके मध्य। तो आगे देखिए, दूसरा प्रश्न जो बन सकता है आपके, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। यहाँ क्या है? ऐसे संग्रहालयों में अतीत से संबंधित उन वस्तुओं जैसे मूर्ति, कोई मूर्ति हो गई, सिक्के हो गए, आभूषण को संरक्षित किया जाता है जो हमें इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होती है। तो यहाँ से दो प्रश्न बन गए आपके, एक भाषा ईयजकार की और एक राष्ट्रीय संग्रहालय जहाँ पे अतीत से संबंधित वस्तुएं रखी गई है। पूछ सकते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय तो नई दिल्ली। आगे देखो तो आगे देखो आपके सामने दो परिभाषा, दो पहले तो ये पूछा जाएगा इतिहास है क्या? तो इतिहास क्या है? इतिहास है मानव के अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। मानव के अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। किसका अध्ययन करते हैं? अपने मानव का। अतीत में मानव का ही अध्ययन इतिहास कहलाएगा, जानवरों का नहीं। किसका? अतीत मानव का। दूसरी परिभाषा देखो, इतिहासकार कौन है? ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है एवं उसके विषय में लिखता है। यहाँ दो परिभाषाएं होगी आपका। इतिहास किसे कहते हैं? मानव के अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। और इतिहासकार कौन है? ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है एवं उसके विषय में लिखता है। तो यहाँ पर ये शब्दावली दी गई है तो इसको थोड़ा याद रखें। छोटे बच्चों को लेकर इस बुक में बहुत बढ़िया मेथड दिया गया है। शब्दावली को आप समझोगे तभी आगे जाके आप इतिहास को समझ पाओगे। तो ये शून्य से शुरू है इतिहास आपका। तो इतिहास की परिभाषा दे दी और इतिहासकार किसे कहते हैं उसकी परिभाषा दे दी। आगे देखो तो अब एक क्या कहते हैं इसको, संरचना दी गई है, यानी शुरू कहाँ से हुए थे। तो पहले देखो यहाँ पे ये जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है अर्ब वर्ष पहले हुआ है पृथ्वी का निर्माण। तो इसमें पृथ्वी का निर्माण हुआ पहले, ठीक है। उसके बाद प्रथम कोश किया जीव पैदा हुए, एक कोश के जो जीव होते हैं वो पैदा हुए। उसके बाद तीसरे नंबर पे कहा जाता है CO2 वातावरणीय ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ऑक्सीजन का निर्माण होने पर चौथे नंबर पर जीवाणु का निर्माण हुआ। तो यानी अर्ब वर्ष पूर्व 4 चीजें बनी थी, याद रखो। आज से अरबों वर्ष पहले कौन सी 4 चीजें बनी थी? कौन कौन सी? पृथ्वी, प्रथम कोश किया, ऑक्सीजन और 4 जीवाणु। ये चीजें बनने के बाद उसके बाद क्या अगली चीज क्या बनी? स्पंज एवं कवक। ये देखो, स्पंज और कवक 5 नंबर पे ये बन गए। 6 नंबर पे क्या बनी? प्रवाल बने। ये जो नीला कलर है करोड़ वर्ष पहले है, वो जो स्काई दिया गया है ये कलर अर्ब वर्ष पहले। ये देखो नीचे इसको दर्शा रखा है, ये कलर को अर्ब वर्ष पूर्व, करोड़ वर्ष पूर्व और वर्षों वर्ष पूर्व। तो देखो यहाँ पे प्रवाल बनी। प्रवाल के बाद बने मछली जो रुकी, फिर उसके बाद उभयचर कीट बनी, फिर सार और फिर सरीसृप और फिर डायनासोर। सरीसृप में डायनासोर आ गए, फिर पक्षी, फिर स्तनपायी, उसके बाद फूल एवं मधुमक्खियां। उसके बाद देखो मानव का जो हरा कलर दे रखा है, इसमें आदि मानव का उत्पत्ति हुई है। आदि मानव की उत्पत्ति जब हुई तभी से अपना इतिहास शुरू हुआ है। तो यहाँ से इतिहास पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर देखो अग्नि का आविष्कार। अग्नि के बाद होमो सेपियंस मानव, जो आज का मानव है, आधुनिक मानव, होमो सेपियंस कहते हैं, जो आधुनिक मानव है। यानी जो मानव का विकास कैसे हुआ है? वनरों से हुआ है, होते होते जस्ट आज जो मानव है उसको आधुनिक मानव कहते हैं, उसको नाम दिया गया होमो सेपियंस, ठीक है। उसके बाद लेखन कला का विकास किया। आज से लेखन कला का विकास कब हुआ? 6500 वर्ष पहले। तो इस प्रकार ये चरण दिए गए हैं, इसका आप देख लें और फिर अपने यहाँ तक पहुंचना था कि अपना इतिहास का गोचर कर दे रखा है, जो हरा कलर है, ग्रीन कलर से दर्शा रखा है, यहाँ से अपना इतिहास हो जाता है। हमें इनका इतिहास नहीं पढ़ना, जो पीछे दे रखे हैं ये एक चक्कर है आपका। अपने को इतिहास पढ़ना है मानव का। तो ये यहाँ से जो पाषाण काल से शुरू होगा आपके मानव का इतिहास। पाषाण काल पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं और वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक, फिर उसके बाद महाजनपद भाग और फिर आगे अपने चल पढ़ते हैं। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक में क्या है? कोई लिपि नहीं मिलती, कोई लेखन का प्रमाण नहीं मिलता, अपने को केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और आदि ऐतिहासिक में क्या है? लिपि तो है, लेखन कला है, पर उसका अभी तक अपने पढ़ नहीं पाए, तो उसका प्राप्तिक स्रोतों पर ही अपने को निर्भर रहना पड़ रहा है। उसमें हड़प्पा काल आ जाएगा और प्राग ऐतिहासिक में आपका पाषाण काल आ जाएगा। सारा पत्रों का युग है वो सारा प्राग ऐतिहासिक में आ जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपकी आ जाएगी इसमें आदि ऐतिहासिक में। और आगे जो शुरू करते हैं अपने महाजनपद का, वो वहां से स्टार्ट हो जाता है ऐतिहासिक का। और वैदिक सभ्यता को अपने ना तो दोनों में रख पाते हैं, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता वेद लिखे गए हैं बाद में लिखे गए, और वैदिक सभ्यता की शुरुआत जो हुई है, जो वेद लिखे गए हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में वेदों में बताया गया है। तो पहले वेद क्या थे? सुने जाते थे, लिखे नहीं जाते थे। जब वैदिक सभ्यता का काल था उसमें वेद नहीं लिखे गए, वेद बाद में लिखे गए। तो इसलिए उसके साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, उसको अपने उसकी जो विशेषताएं हैं वो आदि ऐतिहासिक में आती है, इसलिए अपने उसको इसमें नहीं रख पाते। तो आगे देखिए आप, फिर महाजनपद का द्वितीय नगरीकरण शुरू हो जाता है, तभी अपने मगध शक्तिशाली बनता है। उसके बाद विदेशी आक्रमण होते हैं, फिर आगे मौर्य काल, विदेशी आक्रमण, फिर अपने गुप्त काल, फिर हर्षवर्धन काल, फिर राजपूत काल, ये आगे चलते रहते हैं। मध्यकाल में मुगल काल आ जाते हैं। तो ये इतिहास शुरू हो जाता है। इसके बाद देखें हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, वो किस प्रकार करते हैं वो देखें थोड़ा सा। आपको विज्ञान
की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का बहुत लंबा इतिहास है। आप विज्ञान में पढ़ोगे कि पृथ्वी का बहुत लंबा इतिहास है, तो वहां आपको पृथ्वी के बारे में जानने को मिलेगा विज्ञान विषय में, जिसमें से हम मानव का इतिहास न्यूनतम और एक छोटा सा भाग मानते हैं। ये देख लो, मानव का इतिहास जो एक छोटा सा भाग है, ग्रीन कलर में देखा तो छोटा सा भाग है, वो ये मानव का इतिहास न्यूनतम और एक छोटा सा भाग है। आगे देखो, अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुछ लोग पृथ्वी की सतह के नीचे के रहस्यों को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इस तरह वे पृथ्वी के अतीत के साथ ही हमारे अतीत को भी समझने में सहायता करते हैं। देखो, कुछ लोग क्या होते हैं, पृथ्वी का इतिहास को जानने चलते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे होगा, तो ब्लैक होल, वो चीजें अपने विज्ञान में पढ़ोगे, तो इतिहास को जानने यानी रहस्यों को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेनिंग होती है उनको। इस तरह पृथ्वी के अतीत के साथ साथ हमारे अतीत को भी समझने में सहायता करते हैं। मानव का इतिहास भी लोग खोजें करते हैं, तो उसमें मानव का भी इतिहास अपने को पता चलता है उनसे। तो आगे देखो, कौन कौन से भूविज्ञानी, ये कौन होते हैं, इसके बारे में बताया गया। पृथ्वी के, यहां से अपने पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भूविज्ञानी कौन, तो पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों, भौतिक स्वरूप में क्या कौन सी चीजें आती है, तो मिट्टी, मृदा, पत्थर, पहाड़ियां, पर्वत, नदियां, महासागर, पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। यानी पृथ्वी जितने भौतिक स्वरूप हैं जो आपको दिखते हैं, पृथ्वी के मिट्टी, पत्थर, पहाड़ियां, पर्वत, नदियां, महासागर और पृथ्वी, ये आपको दिखते हैं, तो इनका जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, भूविज्ञानी। वो यानी भूमि का विज्ञान। बात समझा कि आगे देखते हैं। आगे जीवाश्म विज्ञानी, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखो, जीवाश्म शब्द में देखो, जीव और असम, जीव इन पत्थर, जो जीव पत्थर का बन चुका है या पत्थर में समा चुका है उसे जीवाश्म कहते हैं। ये रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व ये पेड़ों, पशुओं और मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। इस जीवाश्म में किस किस का अध्ययन किया जाता है, जो करोड़ों वर्ष पहले पेड़ों, पशुओं, मानव, ये जो पत्थर में समा गए थे, वहां से पत्थर से निकाल कर इनका अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्म विज्ञानी कहते हैं। ठीक होते हैं मानव विज्ञानी। मानव विज्ञान क्या कहते हैं, मानव समाज संस्कृतियों के अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं। मानव विज्ञानी कौन होते हैं, जो समाज किसका आता है, मानव का, और संस्कृति किसकी होती है, मानव की, तो इनका अध्ययन करते हैं। समाज और संस्कृति का जो अध्ययन करते हैं वो मानव विज्ञानी कहलाते हैं। आगे देखिए, पुरातत्व विज्ञानी, ये कौन होते हैं, ये देखो, मानव पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों, यानी मानव ने या पौधों ने या पशुओं ने जो अपने पीछे अवशेष छोड़े, कौन कौन से छोड़े, उपकरण। मानव ने उपकरण बनाए थे, जैसे पत्थर के औजार, तांबे के औजार, कांसे के औजार, लोहे के औजार, लोग बनाए थे, वो सारे उपकरण इसमें आगे, चाहे भोजन आगे कुछ भी है, घड़े, पात्र, मणके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, देखो पशुओं की हड्डियां होगी, दांतों, मानव के दांत हो गए, जले हुए अनाज, घरों और ईंटों के हिस्से, अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं। वो कौन होते हैं, पुरातत्व विज्ञानी। तो यहाँ याद रखने लायक बात है, ये पुरातत्व विज्ञानी है। ये तो पाषाण काल, हड़प्पा काल के, मतलब हड़प्पा काल से क्या मिला, पढ़ते हैं कालीबंगा से क्या मिला, जो खेत के साक्ष्य मिले, और ऊंट की हड्डी मिली है, वहाँ पे ऊंट के अवशेष मिले, कालीबंगा में जैसे भूकंप के साक्ष्य मिले, हड़प्पा मोहनजोदड़ो यहाँ क्या मिले, ईंटें मिली है, दुर्ग मिले हैं, तो ये क्या चीजें मिली, मानव के द्वारा बनाई गई, तो ये अवशेष मिले अपने को। जैसे पशुओं के अवशेष मिले, हड़प्पा काल में बात करते हैं, जैसे घोड़े के अवशेष मिले, पर घोड़े को जानते नहीं थे। ये प्रश्न आता है, कई बार कंफ्यूज रहते बच्चे, ये कौन हड़प्पा काल में किस जान से परिचित नहीं थे, तो घोड़े से नहीं थे, तो साक्ष्य मिले वहां से, और गाय के साक्ष्य नहीं मिले, तो गाय से परिचित थे। तो ये अपने कौन बताता है, पुरातत्व विज्ञानी, ये खोज करते हैं। जैसे बाघौर अपने राजस्थान में बाघौर सभ्यता है तरी नदी पर, वहां से क्या मिला है, पशुपालन के प्राचीन सबसे पहले पशुपालन हुआ था, वहां से हुआ था, उसके साक्ष्य मिले, तो उसको खोजता है पुरातत्व विज्ञानी खोजता है। तो आज से आप भी ये खोज कर दो, कोई चीज मिले पुरानी तो आप क्या होगे, पुरातत्व विज्ञानी होगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे। आगे देखो, इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है, इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है वो देखते हैं अपने, कैसे करते हैं। प्रत्येक समाज और संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी प्रणाली रही है। क्या रही है, अपनी प्रणाली रही है। प्रमुख घटनाएं, जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म, किसी शासक के शासन का आरंभ और नए युग का आरंभ माना जाता है। आज के समय में विश्व भर में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग होता है। यानी आज पहले क्या करते थे, कोई व्यक्ति का जन्म हो गया तो उस पर क्या करते थे, अपना कैलेंडर समय गणना शुरू कर देते थे। किसी राजा ने कोई शासन आरंभ किया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन आरंभ किया था, तो उनका बना दिया गया विक्रमी संवत है, शक संवत है, तो ये किससे जुड़े हैं, या जन्म से जुड़े होंगे, उनके शासन आरंभ किया होगा, या कोई युग आरंभ होगा, इससे इसमें बनाते हैं। पर आज विश्व में जो कैलेंडर बनाया जा रहा है, अपने कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, याद रखना। साथ ही त्योहारों की तिथियों गणना और मांगलिक कार्यों के लिए, मांगलिक कार्य कौन से होते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का उपयोग होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर अपने यूज करते हैं, तो हिंदू धर्म जैसे हिंदुस्तान, मुस्लिम हिजरी संवत, तो अपने यहाँ पे चैत्र वैशाख वो महीने होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च होता है। यहूदी ये अपना उनका होता है, चीनियों का अपना होता है, तो उस पर ये अपने तिथि का निर्धारण करते हैं समय गणना करने के लिए। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष के कैलेंडर को आरंभ माना जाता है। अपने पढ़ते हैं ना, बीसी और एडी। बीसी यानी ईसा पूर्व के जन्म से पहले, एडी ईसा जन्म के बाद। तो इसको पश्चिम यानी यूरोप के देशों ने इसको अपनाया, जहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचलन है। उन्होंने अपने जो ईसाई धर्म के स्थापक ईसा मसीह, उनके जन्म को लेकर कैलेंडर जारी किया। इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है। इसे अंग्रेजी में एडी इंगित किया जाता है। एडी लेटिन भाषा है, यूरोप के देशों में उनकी भाषा है, का एक शब्द संक्षेप में है, जो ईसा के जन्म के बाद के वर्षों में इंगित करता है। एडी कब करता है, ईसा के जन्म के बाद एडी लगाते हैं। परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा, अब इसको कॉमन एरा या सीई कहा जाता है। देखो,
पहले अपने एडी का यूज करते थे। अब देखो इसमें विवाद हो गया कि ईसाई धर्म जहाँ ईसाई धर्म नहीं मानते लोग, वो एडी क्यों कहते ईसा के जन्म से, यही ईसा के जन्म से माने आप। एक तो ये बात है, एक दूसरी बात है कि ईसा के जन्म की तारीख याद नहीं कब से शुरू हुआ है, तब उसको कब से स्टार्ट करोगे। तो ये इस बात को खत्म करने के लिए अब विश्व धर्म में कॉमन एरा यानी सी का प्रयोग किया जाता है। यानी अपने बैक साइड में जाना है, जिसमें टाइम पीरियड बैक करता है, उसमें आपको सी लगाना है। यहाँ बीसी लगाते थे वहाँ सी लगाना है। उदाहरण था भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, इसे 1947 में अभी कभी कभी ईस्वी 1947 अथवा 1947 सी अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो आप समझ रहे हो जब सी कब लगाओगे आप, जब एडी, एडी का मतलब ईस्वी होता है, तो कब लगाओगे आप सी, जब ईसा के बाद का समय जो उसको एडी कहते थे, ईस्वी लगाते थे, एडी या ईस्वी लगाते थे। अब उसकी जगह क्या लगाना है आपको सी लगाना है। समझो आगे देखो। इसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि के पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे और वही क्रम में की जाती है। जैसे अंग्रेजी में बीसी कहते हैं, बीसी इंगित किया जाता था, इसे अब अंग्रेजी में बिफोर कॉमन एरा के इंगित किया जाता है। जो बीसी था, जो उल्टा टाइम चलता था, वहां अपने बीसी लगाते थे ईसा को, तो वहां क्या लगाना है आपको बी सी ए, जिसको बिफोर कॉमन एरा से इंगित करोगे आप। उदाहरण थे 560, इसको बीसी को क्या लिखे सा सैपो, यानी सामान्य, इसको मतलब अपने क्या कहेंगे इंग्लिश में यहाँ लिखा होना चाहिए, तो बी सी बिफोर, बिफोर सामान्य से पूर्व, सामान्य से पूर्व गौतम बुद्ध, जिनके बारे में अध्याय 7 में जानेंगे। जन्म की अनुमानित तिथि है, आप गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ, ये अपनी गणना आज से कर सकते हैं। आगे बताया जाएगा आपको पूरा डिटेल से, आगे देखो। इस पाठ्यक्रम में हमने बीसी के लिए सामान्य सम्मत पूर्व, देखो यहाँ पे ऊपर देखिए आपको क्या कहा जाता है हिंदी में, इसको बीसी को बिफोर कॉमन एरा को क्या कहा जाता है, सामान्य सम्मत पूर्व। जो सा से लिखा हुआ था इसका अर्थ होता है सामान्य सम्मत पूर्व, इसको आप इंग्लिश में याद रखो, बी सी ए यानी बिफोर कॉमन एरा। तथा सी के लिए सामान्य सम्मत, यहाँ सामान्य सम्मत यानी सी ए सामान्य कॉमन एरा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर, इस कैलेंडर का उपयोग अब विश्व भर में होता है, इस जिसमें 365 दिन मिलाकर 12 माह का निर्माण करते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष में एक अधिवर्ष होता है। इस प्रकार शताब्दी वर्ष जैसे 1800, 1900, 2000 आदि सभी अधिवर्ष लीप वर्षों में यदि वह 400 से विभाजित हो सके, इसलिए दिए गए शताब्दी वर्षों में केवल 2000 ही लीप वर्ष होगा। इसमें क्या होती है 365 दिन होती है और 12 महीने होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है 4 साल में, तो उस वर्ष को अपने पता करना। जैसे इसने 3 सन दे दिए यहाँ पे, 3 कौन से दिए, 18, 1900, 2000। अब इसमें अगर आप 400 को भाग दे दोगे तो वो लीप वर्ष आ जाएगा आपका। तो 1800 में तो जाएगा नहीं ना, 1900 में जाएगा, तो जाएगा किसमें 2000 में। 400 को देख लो 400 और ये करोगे आप, हाँ पूरा भाग लगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, इसलिए क्या होगा यहाँ पे केवल 2000 लीप वर्ष होगा, यही लीप वर्ष होगा जिसमें कितने दिन होंगे 366 दिन होंगे उस दिन। तो इन कहानी बताएगी आपको बढ़िया तरीके से। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो हम पढ़ते हैं। फिर आगे देखो मांगलिक का शब्दावली दी गई है, मांगलिक अनुकूल या भाग्य लाने वाला शुभ समय, मांगलिक अच्छा मतलब अच्छा समय लाने वाला। तो उदाहरण एक मांगलिक शुरुआत। अब देखो आइए पता लगाएं, क्या पता लगाना है आप देखो। इस प्रकार की गणना सरल होती है, परंतु इसमें समस्या रहती है। क्या समस्या रहती है देख लेते हैं। ग्रेगोरियन तिथि पत्र में कोई भी शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया, यानी शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया। वर्ष सी और एक सी, यानी एक क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये तो बीच में जीरो नहीं आएगा, 2 3 ऐसे चलेगा, 2 3, तो बीच में जीरो नहीं आएगा। यानी यहाँ क्या बताया गया है कि ग्रेगोरियन तिथि में कोई वर्ष शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया, यहाँ शून्य नहीं आएगा। तो यानी एक सी ए ये चलेगा और इधर चलेगा बी सी ए, ये तुरंत बाद आता है। यानी जो ये सामान्य एरा है 1 सी है वो 1 BC के बाद तुरंत आता है, और 2 BC से लेकर 2 सी एक समय रेखा बनाइए। आप देखेंगे कि शून्य की अनुपस्थिति कारण 2 तिथियों के मध्य 3 वर्ष होंगे। ये 3 वर्ष कैसे निकालोगे आप, इसके लिए समस्या है ना, तो शून्य नहीं आ गई, शून्य आ जाती तो निकाल लेते, शून्य नहीं आई यहाँ पे, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे वो देखिए। किसी भी BCE और CE की तिथियों के बीच के वर्षों की गणना करते समय हमें सभी जोड़ने, दोनों को जोड़ने और उसके योग में एक को बढ़ा देना चाहिए ऊपर दी गई स्थिति में। जैसे 2 पूछा गया इसने कि 2 और BC और 2 CE के मध्य कितने वर्ष होंगे, उसको अगर यहाँ से और यहाँ से कितने वर्ष होंगे, कितने होंगे, तो इन दोनों को जोड़ दो और इसमें एक को कम कर दो, कितने हो जाएंगे 3 वर्ष। ये यहाँ बताना चाहता है। जैसे 4 क्या करेंगे देखते हैं करके, 4 और 4 यानी ये BC है और ये क्या है CE। अब इनके बीच में समय निकालना है, यानी वर्ष कितने साल, कितने साल का, ये तो नहीं है, कैसे निकालो, 4 और 4 8 में से कम कर दो कितने बचेंगे 7 साल आ जाएंगे इनके बीच। इसी कारण अगर यहाँ मैं 3 कर देता हूँ, फिर इनका जोड़ कर देंगे 7 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर एक कर देंगे 6 साल का, ये बीच में अंत हो जाएगी। फिर देखो आगे अपने सहपाठियों के साथ कुछ ऐसे उदाहरणों का अभ्यास कीजिए, आप अभ्यास करके देखिए। उदाहरण यदि हम महात्मा बुद्ध के प्रश्न पर पुनः लौटे, तो मान लीजिए हम आज 2024 CE में है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म 560 में हुआ था, प्लस 2024 उसमें कम कर दो, आज से 2587 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। और देखो ये काट लेखा, इसमें देखो यानी BCE इसमें कब दिया गया 3 लाख BC से यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से अपने को बैक चलना है, ऐसे चलना है, तो 3 लाख से एक कम होता जाएगा। कैसे कम होगा, इसको एक मान रेखा मान लिया, यहाँ पे 3 लाख का समय रेखा है, तो यहाँ पे 40,000 BC
ये देखो 40,000 BC। इसमें कौन सी घटना हुई? जिसमें शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य मिले। यानी 40,000 में यहाँ से प्रश्न बनेगा, चित्रकारी कब स्टार्ट हुई, कब हुई? 40,000 BC में, 40,000 BC में। ठीक है, उसके बाद हिम युग का टाइम पीरियड है। फिर 14,000 BC आ गया, और फिर देखो 12,000 BCE। इसमें देखो अंतिम हिम युग का अंत यहाँ 12,000 में हिम युग खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ से 10,000 यानी 9% काल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका, यहाँ से 9% काल आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो 8,000 देखो, प्रथम स्थायी निवास मनुष्य कब रहना सीख लिया, तो 8,000 में BCE में उसने, यार प्रश्न ये बनेगा कि कब मनुष्य स्थायी निवास में रहने लगा और पहली बार कृषि शुरू की करनी, तो 8,000 BCE यानी कब? 8,000 रख लो इसको। ये पूछा ही जाएगा कि मानव ने प्रथम स्थायी घर बना के कब रहना शुरू किया और कब उसने खेती आरंभ की। खेती जब शुरू करेगा तभी स्थायी निवास बनाएगी। खेती और स्थायी निवास आपस में संबंध है, तो यहाँ कुछ भी पूछ ले आपको क्या करना है, 8,000 BCE। ठीक है, फिर आगे देखो 6,000 BCE में क्या हुआ, क्या हुआ? यानी कि आप ये घटना हुई थी, भारतीय महाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक। देखो खेती करेगा तो उसको बर्तन की जरूरत पड़ने लगे। 6,000 BCE क्या बनाएगा? बर्तन बनाएगा। बर्तन बनाने के साथ फिर आगे देखो मिट्टी के बर्तन बनाए, फिर उसने धातु यानी पहली खोजी की धातु, यानी खोजी की धातु या धातु का उपयोग करना, कौन सी धातु का बनाया? उसने बर्तन या औजार उपकरण बनाए, तो तांबे। कौन सी है? ये तांबे की। यहाँ देख लो, ये तांबे के प्रथम धातु का प्रारंभ किया कब? 4,000 BCE में। यानी यहाँ से प्रश्न आपके बनने स्टार्ट हो गए हैं। खेती करना स्टार्ट किया, स्थायी निवास बनाया, फिर मिट्टी के बर्तन बनाए, फिर तांबे के उपयोग करके उसने बर्तन वगैरह बनाए। फिर देखो आगे 2000, यहाँ इस टाइम पीरियड के बीच में देखो 2000 से पहले और 4,000 के बीच में सिंधु सरस्वती नदी, उसमें पहले भी देखो ये थोड़ा सा अपने को मिट्टी के बर्तन धातु के उपयोग के बीच में मेसोपोटामिया होगा। आपने सुना होगा इराक में है मेसोपोटामिया, संसार का प्रथम नगर, यानी विश्व में अगर नगरीकरण हुआ है तो प्रथम नगरीकरण मेसोपोटामिया होगा। मेसोपोटामिया शब्द आप विश्व के इतिहास में पढ़ोगे तो वहाँ यही जगह इराक में है। तो मेसोपोटामिया प्रथम नगर मिला विश्व के पहले नगर, तब से स्टार्ट हुए हैं। 4,000 और 6,000 BC के बीच में शुरुआत हुई है इसकी। और अपने भारत में पहले प्रथम नगरीकरण कब हुआ? सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये देख लो 4,000 और 2,000 के बीच में टाइम पीरियड स्टार्ट किया गया। ये मतलब लगभग समकालीन ही थे दोनों सभ्यता। तो अपने अगर इससे पूछता है कि सर्वप्रथम नगरों का निर्माण कहाँ हुआ, तो आप लिख करोगे मेसोपोटामिया सभ्यता। और भारत के समुद्र में पूछता है तो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जो भी इसको कहते हैं। यानी सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर शुरू को जगह स्थल थे सिंधु नदी किनारे थे, और सरस्वती सभ्यता इसलिए कहते हैं कि भारत में इसके उपकरण ज्यादातर सरस्वती नदी के स्थल पर है। हड़प्पा सभ्यता कहते हैं कि पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा स्थल था। तो याद रखने वाली बातें हैं, प्रश्न कैसे घुमा के पूछ सकते हैं। अब देखो ईसा का जन्म दे दिया। अब ये वर्तमान का काल 2000 CE, यहाँ देखो ये सारा जो ये बनाया हुआ है ये सारा BCE का था। अब देखो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, 2000 जो आज का CE, आज का टाइम पीरियड यहाँ लगाया गया। तो उससे ईसा के जन्म से पहले आपने सारा BC में यहाँ पे देखो मौर्य भी BC में था, महमूद का जन्म भी BCE में हुआ है। तो ये काल रेखा पड़ रही, तो देख लो थोड़ा देखो। इस प्रकार घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा सुविधा है, समय रेखा बनी हुई है वो जो लाइन खींची हुई है। तो क्योंकि यह किसी विशेष अवधि में तिथियों घटनाओं के अनुक्रम को दिखाता है। यानी इस पे अपने क्या करते हैं, तिथियां भी पता चल जाती है और घटनाएं भी पता चल जाती है समय रेखा पर। यहाँ दर्शाई गई सरलीकृत समय रेखा पर मानव सभ्यता के आरंभ से वर्तमान तक की यात्रा का, यानी मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाया गया इस पे समय रेखा पर। समय रेखा पर बिंदुओं के माध्यम से प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित किया गया है। ध्यान रखिए कि समय रेखा पर बिंदु इस छोड़े गए कालखंड को दर्शाता है, अन्यथा यह समय रेखा लगभग 3 मीटर लंबी हो जाती है। यानी वो बीच में जो छोड़ा गया वो कालखंड को दर्शाता है, जगह छोड़ी गई है। तो समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने में सहायक सिद्ध हुई है समय रेखा। तो उदाहरण तिथियां देखे बिना भी आप देख सकते हैं कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था, उसमें आप देख लिया। देखो थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें देख लेते हैं। कौन सी है? वर्ष एवं दशक, 10 वर्षों का कालखंड पर अपने दशक कह देते हैं। के साथ ही इतिहास में लंबी अवधि का अध्ययन करते हैं तो समानता 2 अन्य विशेष शब्दों का उपयोग करते हैं। शताब्दी, यह किसी भी 100 वर्षों का कालखंड, 100 वर्षों का कालखंड 10 वर्ष का तो दशक कहलाएगा और 100 का क्या कहलाएगा? शताब्दी। इतिहास में एक CE से लेकर प्रत्येक 100 वर्षों की शताब्दी की गणना की जाती है। इतिहास में कब से की जाती है? 1 CE से, याद रखना, 1 CE से लेकर प्रत्येक 100 वर्षों की शताब्दी की गणना की जाती है। उदाहरण वर्तमान में हम 21वीं सदी में है, जो 2001 से आरंभ लेकर 2100 तक चलेगी। तो ये महत्वपूर्ण है, 21वीं शताब्दी चल रही है। ये खत्म कब होगी? शुरू कब होगी पहले पूछ लेंगे, 2001 से, और खत्म कब होगी? 2100 तक, यानी 100 साल पूरे होंगे तब जाके ये शताब्दी खत्म हो जाएगी। किसमें? फिर स्टार्ट हो जाएगी 22 में। फिर आगे देखो ईसा पूर्व की गणना करने के लिए हम BCE से आरंभ करके समय में पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरण 33वीं शताब्दी BCE में 300 BCE से लेकर 201 BCE तक का समय सम्मिलित होगा। बैक साइड में चलेंगे तो उसमें भी ये 100 वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि 300 है, 300 है, इधर क्या आएगा? 200 आएगा, तो ये 100 साल पूरे हो गए ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से फिर 200 यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ कितना है? 100। तो यहाँ बीच में कितना आ गया? शताब्दी 100 वर्ष हो गया ना पूरे, तो यहाँ भी शताब्दी होगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक 200 हो गया, ये शताब्दी। ऐसे टाइम पीरियड में शताब्दी 100 की, ऐसे टाइम पीरियड में भी 100 की शताब्दी। सहस्त्राब्दी, ये क्या होता है? यह है किसी 1000 वर्षों का, देखो 1000 वर्षों का कालखंड सहस्त्राब्दी कहलाता है। तो ये शब्दावली है, थोड़ी याद रखें। इतिहास में 1 BC से लेकर प्रत्येक सहस्त्र वर्षों के लिए सहस्त्राब्दी की गणना की जाती है। उदाहरण 30वीं सहस्त्राब्दी में 2001 CE से आरंभ होकर 3000 CE तक चलेगी। ये सहस्त्राब्दी कब तक चलेगी? अपनी 3000 CE तक चलेगी, यानी 1000 वर्ष जोड़ दो तो
ये यार शताब्दी सोच शताब्दी की तरह ही, यानी वहां भी बीसी में भी यही होगा, ये सिस्टम उतार रखा है बीसी में भी उतार रखा हजार का ध्यान रखना बस आपको थोड़ा, और कुछ नहीं। अब आगे देख लेते हैं अपने। क्या आप जानते हैं कि भारत में पारंपरिक तिथि पत्रों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? यानी भारत में पारंपरिक जो पुराने तिथि पत्रों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? अनेक भारतीय तिथि पत्र महीनों दिनों के निर्धारण के लिए सूर्य या चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यानी भारतीय जितने तिथि पत्र हैं महीने दिनों के जो निर्धारण किए जाते हैं, महीनों का दिनों का, वो सूर्य चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये बात। अब पंचांग तालिकाओं की एक पुस्तक है, आपसे ये पूछा जाएगा पंचांग क्या है? तालिकाओं की एक पुस्तक है जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों को भी सूचीबद्ध किया जाता है। खगोलीय आंकड़े में सूचीबद्ध होते हैं। उदाहरण यह सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि घटनाओं के सटीक आकलन करता है। मौसम के पूर्वानुमान, त्योहारों की तिथियों, समय निर्धारण आदि के लिए आज भी भारत में पंचांग का बड़ा स्तर पर प्रयोग होता है। पंचांग क्या होते हैं? कैलेंडर होते हैं जिसमें आपके सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण की अपने उसमें निर्धारित करते हैं। यानी 15 दिन का 15 पक्ष पूर्णिमा अमावस्या ये अपने निर्धारित करके इसमें करते थे। देखिए इतिहास के स्रोत क्या क्या है, तो इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं ये पढ़ो। इतिहास के स्रोत कोई स्थान, व्यक्ति, लेखक अथवा वस्तु जिसके माध्यम से हम अतीत की किसी घटना या कालखंड से संबंधित जानकारी एकत्रित करते हैं। तो कोई स्थान हो सकता है, कोई स्थान, व्यक्ति, लेख अथवा वस्तु जिसके माध्यम से का अध्ययन करते हैं, वो एकत्रित करते हैं। ठीक है, फिर देखो ये शताब्दी देख लो। अनुवांशिक क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जो यह अध्ययन करती है कि किस प्रकार पौधों, जानवरों या मनुष्यों की कुछ विशेषताएं व गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। यानी जीन का अध्ययन किया जाता है इसमें। जीवाश्म क्या है? ये पहले बता दिया था। ये जंतुओं के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह जो कि मृदा या शिलाओं के परतों के बीच सुरक्षित पाए जाते हैं, उनके पद चिन्ह हो गए, खुद वो पत्थर के और वहां अवशेष गिरे गए, वो चीजें जीवाश्म कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाहता है प्रश्न, ये छोड़ो। इतिहास के स्रोत संबंधित, यह इतिहास के प्रमुख स्रोतों के साथ प्रदर्शित करता है। आपको इन सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे चलकर उनमें से कुछ का उपयोग करेंगे। उदाहरण है जब इतिहास का 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी प्राचीन स्मारक, युद्ध व पार्टी कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। कौन करते हैं? इतिहास का। देखो ये शब्द आ गया, इतिहास का कौन करता है, क्या करता है? 1500 पूर्व के किसी राजा रानी या प्राचीन स्मारक, युद्ध और पार्टी कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। तो बड़े ध्यान से अधिक से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये स्रोत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, तो कभी एक दूसरे की सूचनाएं प्रदान करते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह निर्णय लेना कि किसी स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए। इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे हैं वे उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है? इतिहासकारों के साथ ही पुरातत्व विज्ञानी। देखो ये लाइन देखने वाली है, इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है? इतिहासकार ने वस्तु ढूंढ ली, इतिहास लेखन कौन कौन साथ देगा? इतिहासकारों कौन साथ देगा? पुरातत्व विज्ञानी देंगे, पुरालेख शास्त्री देंगे। पुरालेख शास्त्री कौन होते हैं? जो प्राचीन अभिलेखों को पढ़ते हैं। मानव विज्ञानी जो मानव समाज संस्कृति का अध्ययन करते हैं। साहित्य भाषा के विशेषज्ञ आदि अपना योगदान देते हैं। साथ ही पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान दिया है। उदाहरण है प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन, प्राचीन मानव की आनुवंशिक अध्ययन ने एक नया दृष्टिकोण दिया है जिससे पूरक स्रोत प्राप्त हुए। साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास सिद्धांत है जिसका अर्थ है पिछली 2 या 3 शताब्दियों के इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहास कौन सा है? जो ये 2 या 3 शताब्दियों पहले का, जो सबसे 2 या 3 शताब्दियों पहले चले अध्ययन करते हैं। शताब्दी 300 वर्ष पहले वो आधुनिक इतिहास होता है। तो समाचार पत्र एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। अंग्रेजों के टाइम से अपने लेकिन समाचार आने शुरू हो गए थे, वो जानकारी का स्रोत अच्छा स्रोत है। अगर आधुनिक इतिहास लिखने तो पिछले कुछ दशकों के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, इंटरनेट आदि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखो साथियों, इतिहास के साथ कौन थे? जब इतिहास मान जैसे जी मिली, पत्र का टुकड़ा मिला, कुछ मिला पुराने, उसकी अगर टाइम पीरियड निकालना है उसका, इतिहास का पता नहीं होगा कितना टाइम पुराना, किसकी सहायता लेगा वो? जीवाश्म विज्ञानी की या कोई वैज्ञानिक विधि के द्वारा उसका टाइम पीरियड निकाला जाएगा। जैसे रेडियो कार्बन 14 के द्वारा अपनी आयु निर्धारित करते हैं कि ये कोई मान के मिल जाती है कितनी पुरानी है, या जीवाश्म कितना पुराना है, रेडियो कार्बन विधि या कोई और भी विधियां विज्ञान ने बनाई रखी है जिससे अपने को पता चल जाता है ये उस समय की है। तो यहाँ पे ये अच्छा है। आगे देखते हैं, ये स्रोत देखो अच्छे से। शिलालेख इतिहास के स्रोत हैं। और ये इधर देखो, ये देखो शिलालेख, इसमें कौन से हैं? पांडुलिपि, ताम्रपत्र, सिक्के। तो शिलालेख किस पर कहते हैं? पांडुलिपियों पर, ताम्रपत्र, सिक्कों पर। मुख्य स्रोत कौन से हैं? वंशावली, लोक साहित्य। प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? वो देख लो, स्मारक, टीला, उत्खनन में मानव पशु पौधों के अवशेष मिलते हैं, उपकरण, हथियार मिलते हैं, मूर्तियां, आभूषण मिलते हैं, उत्खनन करते हैं, खिलौने मिलते हैं, निवास स्थान, रसवादान मिलते हैं, उत्खनन से अपने। कलात्मक स्रोत कौन से हैं? चित्रकला, मूर्तिकला, पट्टिका। ये होते हैं। विदेशी विवरण कौन से हैं? विदेशी यात्री आते हैं, अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं और ऐतिहासिक वृत्तांत लिखते हैं। फिर भारतीय साहित्य की बात करते हैं, वेद है, इतिहास है, कविता, नाटक, इतिहासिक लेख है, कहानियों का संग्रह है, वैज्ञानिक और तकनीकी लेख है। ये सारे क्या है? स्रोत है। फिर देखो मानव इतिहास का प्रारंभ। होमो सैपियंस यानी मानव लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं। यानी कब इनका टाइम पीरियड है याद रख लेना, 3 लाख वर्ष से मानव को रह रहे हैं। ये एक लंबा समय प्रतीत होता है। पृथ्वी के इतिहास का छोटा अंश है। पृथ्वी के इतिहास से छोटा है, 3 लाख। आइए आरंभिक इतिहास को संक्षेप में जाने। आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। एक दूसरे की सहायता करने के लिए टोली या समूह में रहते थे। आदि मानव की बात कर रहा है, उसकी विशेष निर्धारित याद रखे थोड़े। वे मुख्यतः आखेट यानी शिकार, खाद्य संग्रह थे, वो शिकार करते थे और उस खाद्य का संग्रहण करते थे। बस उनको ना खेती से लेना देना था, कोई कुछ नहीं था। भोजन आश्रय की निरंतर खोज करते रहते, यानी एक जगह टिकने अपना घर नहीं बनाते थे, भोजन की तलाश में रहते थे। आश्रय यानी कोई पनाह मिल जाए, गुफाओं मिल जाए या कहीं और मिल जाए, उनको बनाना पड़े खुद का होगा, तो आश्रयों की निरंतर खोज करते रहते थे, यानी स्थायी रूप से नहीं रहते थे। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधों और फलों के संग्रहण में आखेट पर निर्भर थे। हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कोई निश्चित विश्वास थे, उनके कोई विश्वास थे। कौन से विश्वास थे? हम देखते हैं कि मरणोपरांत जीवन को लेकर कुछ धारणाएं थी। विश्वास था कि व्यक्ति जब मर जाता है तो वो
मरने के बाद भी जीवित रहता है, यानी उनके तो इसलिए जब दफनाते थे उनके साथ कुछ सुना देते थे, जैसे जैसे कोई जितनी जगह जैसे मिले मानव के साथ बकरी कैसे मिले, कुत्ते कैसे मिले, कोई बर्तन मिले, कोई यानी स्वाद हमें मिलते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वो विश्वास करते थे कि ये व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहेगा। यह समूह अस्थायी शिविरों शैलाश्रम यानी शैलाश्रम यानी गुफाओं में रहते थे। एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते थे अब लुप्त हो चुकी है, वो सब लुप्त हो चुकी है। उन्होंने अग्नि का प्रयोग किया, पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियां यानी पत्थर के औजार बनाए। कौन से बनाए? कुल्हाड़ियां, हस्तकुठार, ब्लेड, नकीले तार, नकीले तीर बनाए गए, अन्य उपकरणों आदि के निर्माण ने उनके जीवन को सरल बना दिया। अब अग्नि का प्रयोग करना शुरू किया, पत्थर के औजार बनाने शुरू किए। संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में उनके जीवन के विविध आयाम दिखाई देते हैं। विश्व में सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में शैल चित्र बनाते थे, जहां वे रहते थे गुफाओं में, वहां क्या करते थे? शैल चित्र बना देते थे। तो वहां से अपने गुण की जानकारी प्राप्त होती है। कुछ चित्र साधारण आकृतियों प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ चित्र अधिक विस्तृत हैं, उनमें पशुओं मानव के दृश्य हैं। उनमें जो जिन शैल राष्ट्रों में रहते थे या गुफाओं में रहते थे वहां चित्र भी करते थे। समय के साथ इन आदि मानवों ने पत्थर में मानकों की माला, पशुओं के दांतों के पेडेंट आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए। कभी कभी वे एक दूसरे समूह के साथ उनका आदान प्रदान करने लगे। देखो तो आज ये टॉपिक हम पूरा इसमें अपने क्या क्या चीजें पढ़ी, हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं ये पढ़ लिया। अपने इतिहास को समझने के लिए भी जरूरत हमारी किस प्रकार से करते हैं ये भी पढ़ लिया, क्योंकि इतिहासकार अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसमें उसको साथ में जरूरत पड़ती है। इतिहासकार की गणना अपने पढ़ चुके हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर और BC AD BC इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आदिमान किस कार्य थे इसके बारे में जानकारी बता दिया कि ये आपेटक थे, इसका करते थे, खाद्य संग्राहक थे, खाद्य स्टोर करते थे और एक जगह टिक रहते थे, और जहां भी शैलाश्रम में रहते थे वहां ये अपनी चित्रकारी करते थे। नीचे दो प्रश्न है जो महत्वपूर्ण आपको देखना, थोड़ा सा क्या देखना है। चंद्रगुप्त का जन्म 320 BCE में हुआ था, याद रख लेना, ये पूछ लेगा छोटा प्रश्न। चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ? 320 BC में। तो इसमें आपको क्या करना है, उनका संबंध किस शताब्दी से है ये बता देना है, और उनका जन्म बुद्ध के जन्म से कितने वर्ष पचास हुआ, अपने टाइम पर निकाल लेना। और हाँ, झांसी की रानी का जन्म 1828 में हुआ था, ये याद करने वाले कोई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जन्म कब हुआ झांसी की रानी का, तो 1828 में। ठीक है, और आगे ये स्वतंत्रता के समय से है, ये दोनों का जन्म याद रखें, 320 और 1828। नीचे देख लो, महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के पहले हुआ है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म याद रखें 560 में। तीनों का याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 320 BCE और राजा लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 CE में हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 560 BCE में हुआ, तो ये याद रखें। आइए थोड़ा सा देखें आदिमानव के बारे में। ये प्रियम था ये जिन शैलाश्रम में रहते थे, तो ये देखो चित्रकारी करते थे, इसमें महिलाएं, बच्चे और उसे दिखाए गए हैं, अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। इसमें महिलाएं जैसे रंग तैयार करके देती थी, बच्चे भी पाल रही है, क्रियाएं हैं, मतलब दिखाई गई है। जो जानवर का शिकार करते थे उनके चित्र बनाए गए हैं, सबसे ज्यादा जानवर के चित्र बनाते थे, जिसका शिकार करते थे उन जानवर के चित्र यहाँ मिलते हैं। फिर देखो नीचे अपने ये देखो ये कहती हैं जब मानो स्थायी रूप से रहने लगे, खेती करने लगे, तब इसमें झोंपड़ियां बना ली, स्थायी रहने लगे, तो पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये है। तो धन्यवाद साथियों।